नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा का पटना के अंबेडकर पार्क में भव्य समापन किया। यह यात्रा न सिर्फ बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है, बल्कि इसके संदेश ने दिल्ली से लेकर मुंबई और अब चीन तक अपनी गूंज छोड़ दी है। बता दें कि समापन रैली से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरे। एक खुले वाहन पर सवार होकर दोनों नेताओं ने समर्थकों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ा और नारे गूंजते रहे, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान, सीपीआई के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी इस मार्च और रैली में शामिल हुए। ऐसे में दर्शकों, मंच से बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा से क्रांति की मिसाल जलाई है। ये सिर्फ बिहार की क्रांति नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज़ है। लेकिन दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना तीखा वार किया और कहा, अब हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। ये क्रांति की आवाज़ चीन तक जानी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, स्पष्ट है कि संजय राउत ने पीएम मोदी की उस चीन यात्रा पर निशाना साधा है, जहां प्रधानमंत्री एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो रैली में राहुल गांधी ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ वोट बचाओ यात्रा नहीं है, बल्कि यह जनता का हक बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने चेताया कि अगर चुनाव आयोग के कामकाज और विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन अब यह पूरे देश में फैलने वाला है। दर्शकों, जानकारी दें कि इस यात्रा की शुरुआत 25 जिलों से हुई। 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की गई। हर जिले में लोगों की भीड़ उमड़ी और एक ही नारा गूंजता रहा, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की शिकायतें ज्यादा आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर है। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने बाद हो, लेकिन माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी की यह साझेदारी विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूती देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। तेजस्वी यादव पहले ही खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी के साथ उनकी मंच साझेदारी ने विपक्षी एकजुटता की तस्वीर को और साफ कर दिया है। तो वहीं उधर बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्ष सिर्फ नारेबाजी कर रहा है और जनता विकास चाहती है, न कि आंदोलन। लेकिन पटना की इस रैली की भीड़ ने विपक्ष को बड़ा सियासी ऑक्सीजन जरूर दिया है। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट अधिकार यात्रा की यह बिहार क्रांति वाकई देशव्यापी आंदोलन का रूप ले पाएगी? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विपक्षी दलों को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बना पाएंगे? और क्या वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा 2025 के चुनावी समर में निर्णायक मुद्दा साबित होगा? दर्शकों, फिलहाल इतना ही। लेकिन बिहार से उठी ये राजनीतिक आंधी आने वाले दिनों में दिल्ली के गलियारों तक असर दिखाएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ऐसे में दर्शकों, अब खबर में आगे दिखाएंगे कि चीन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष का निशाना कितना कारगर साबित होता है। आप देखते रहिए एमडीआर न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी ही रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पर्दे के पीछे बड़े बड़े समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। वजह है आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी मानी जाती है। बीएमसी का सालाना बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। यही वजह है कि हर पार्टी मुंबई महापालिका पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। बता दें कि अब तक बीएमसी पर शिवसेना का राज रहा है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने लंबे समय तक इस पर अपनी पकड़ बनाई रखी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। शिवसेना में हुई टूट ने उद्धव ठाकरे की ताकत को कमजोर कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने बगावत करके अपनी अलग शिवसेना बनाई और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। ऐसे में बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे के सामने इस बार एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना होगी और दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत।
लेकिन यही नहीं, अब इस समीकरण में एक और बड़ा नाम जुड़ सकता है। नाम है राज ठाकरे। जी हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। बता दें कि मुंबई में ठाकरे परिवार का असर हमेशा से रहा है। उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, दोनों ने मुंबई में अपनी अपनी पकड़ बनाई है। उद्धव ठाकरे को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुंबई से मजबूती मिली, वही राज ठाकरे का भी मुंबई में अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे को अपने साथ लेकर उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से घेर लिया जाए, और इसी कड़ी में आज की सबसे बड़ी मुलाकात हुई है। बता दें कि राज ठाकरे पहुंचे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास वर्षा पर। खास बात यह रही कि राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला ठाकरे के साथ वहां पहुंचे और दोनों ने फडणवीस परिवार के गणपति बाप्पा का दर्शन किया। लेकिन इस भेंट का राजनीतिक महत्व इससे कहीं ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आगामी मुंबई महापालिका चुनाव को लेकर भी बात हुई हो सकती है। दर्शकों, याद दिला दे कि गणेश चतुर्थी के मौके पर देवेंद्र फडणवीस खुद राज ठाकरे के घर जाकर उनके गणपति बाप्पा का आशीर्वाद ले चुके हैं। अब राज ठाकरे ने फडणवीस के घर पहुंचकर उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन इस मुलाकातों के पीछे छिपे राजनीतिक संदेश को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सवाल यही है, क्या राज ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन मुंबई महापालिका चुनाव से पहले सामने आ सकता है? क्या राज ठाकरे महायुति यानी बीजेपी शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाएंगे? राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें और तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के घर गए थे। उस मुलाकात ने भी सबको चौंका दिया था। यानी ठाकरे परिवार के दोनों धड़े एक दूसरे से नजदीक आते दिखे थे। लेकिन दर्शकों, अब राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अगर राज ठाकरे बीजेपी और शिंदे गुट के साथ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा झटका होगा, और अगर ठाकरे बंधु यानी उद्धव और राज दोबारा साथ आते हैं तो बीजेपी शिंदे गुट को कड़ी चुनौती मिलेगी। ऐसे में फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मुंबई महापालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। अब सबकी नज़र इसी पर है कि ठाकरे बंधु किसके साथ खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर हाथ मिलाते हैं तो शिवसेना का पारंपरिक वोट बैंक एकजुट हो सकता है। वहीं अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव अब सिर्फ एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रहा, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल बन चुका है। यहाँ जो भी बाजी मारेगा 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। तो दर्शकों, अगले कुछ हफ्ते और महीने बेहद अहम होंगे, क्योंकि जो तस्वीर आज मुलाकातों और मुस्कुराहटों में दिखाई दे रही है वही कल चुनावी नतीजों का चेहरा तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, क्योंकि देश और दुनिया की बाकी सारी खबरों का सिलसिला आपको यहीं पर सबसे पहले देखने मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से जुड़ी है, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। इसको लेकर मंगलवार यानी 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया। दर्शकों, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर उनका क्या दोष था, मेरी मां को अपशब्द क्यों कहे गए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के लिए भारत माता का अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए मेरी मां के बारे में अपशब्द कहना भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपनी मां की याद करते हुए कहा कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। हाल ही में 100 साल की उम्र पूरी करके वो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उनके बारे में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से अपमानजनक बातें कही जा रही है। तो वही दर्शकों, मोदी ने यह भी कहा है कि मां का स्थान देवी स्थल से भी ऊंचा है। मां का अपमान किसी भी बेटे के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन ये शाही खानदानों के युवराज कभी उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। इसके साथ ही मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी महिलाओं से बदला लेने की मानसिकता रखती है, क्योंकि बिहार में सत्ता से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह महिला ही थी। ऐसे में दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के इस भावुक बयान के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का लंबा इतिहास रहा है। महुआ मोइत्रा ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ दीदी ओ दीदी का नारा लगाया था, सोनिया गांधी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा तक कह दिया था। यहाँ तक कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताकर तंज कसा था। ऐसे में दर्शकों, महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आज उनका माइंड योर लैंग्वेज वाला भाषण कुछ अटपटा लगता है। तो वही दर्शकों, दूसरी तरफ भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत हमला करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ पीएम मोदी पर नहीं बल्कि हर उस बेटे बेटी पर हमला है जो अपनी मां को देवी मानते हैं। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कही गई ये बातें अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भावुक होकर अपनी दिवंगत मां की याद दिला रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि मोदी खुद भी अतीत में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक जंग किस मोड़ पर जाती है। क्या मां के सम्मान का मुद्दा जनता की भावनाओं को भाजपा के पक्ष में कर देगा या फिर महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं के सवाल पीएम मोदी की छवि पर असर डालेंगे। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी मौसम में यह बहस रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जहां एक और पीएम मोदी अपनी मां का सम्मान बचाने की बात कर रहे हैं, वही विपक्ष उनके पुराने बयानों की याद दिलाकर पलटवार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर मां के सम्मान और अपमान की बहस अब बिहार से निकलकर राष्ट्रीय सियासत का नया एजेंडा बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज़, क्योंकि इस खबर से जुड़ी और भी कई बातें हम आपके पास सबसे तेज और सबसे पहले लेकर आएंगे। तो देश और दुनिया की जुड़ी और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ। दर्शकों, आज की बड़ी खबर, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर कथित अभद्र टिप्पणी ने राजनीति को गरमा दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को इशारों में चरित्रहीन दल करार दिया है। दरअसल दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए कथित तौर पर अपशब्द कहे गए। इसी को लेकर मंगलवार 2 सितंबर को इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का नाम लिए बिना सिंधिया ने कहा है कि राजनीति हो या जीवन, इसमें कुछ स्तर होना चाहिए। जब स्थिति स्तरहीन हो जाती है और सभी सीमाओं का उल्लंघन होता है, तब उस संगठन, उस व्यक्ति या उस दल की स्थिति देश की जनता देख लेती है। यानी साफ है कि सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि सिंधिया ने आगे कहा है कि हम अपने देश को भारत माता कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे में किसी मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि एक मां के लिए अपशब्द कहना केवल उस मां का ही नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति और परंपरा का अपमान है। सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग भारत माता का अपमान करने में पीछे नहीं हटते, उनके लिए किसी की मां पर टिप्पणी करना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भारत की जनता ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि इंदौर में भाषण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केवल कांग्रेस पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा है कि आज भारत दुनिया के मंच पर एक विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत हजारों सालों के इतिहास में हर बार विनाशकारी शक्तियों को परास्त करके आगे आया है। आज भी कुछ ताकतें भारत के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, लेकिन भारत एक नक्षत्र की तरह चमकता रहा है और आगे भी चमकता रहेगा। दर्शकों, जानकारी दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.80% तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। तो वही सिंधिया ने यह भी कहा है कि साल 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद का असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं,
वहीं बीजेपी इस यात्रा में लगे विवादित बयानों को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां हमेशा राजनीतिक बहस का स्तर गिरा देती है और यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण में दोहराई। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि सिंधिया कभी कांग्रेस के अहम नेता रहे हैं, लेकिन साल 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में उनका कांग्रेस पर हमला और भी ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कांग्रेस को चरित्रहीन दल बताते हुए साफ संकेत दिया कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मैदान में जोर शोर से भुनाने वाली है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की मां पर कथित अपशब्द ने सियासत में नई आग लगा दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भावनाओं और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस पर क्या सफाई देती है और जनता किसे सच मानती है। तो दर्शकों, ये थी आज की बड़ी खबर। आप देखते रहिए MDR न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे भारत की राजनीति से जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का विश्लेषण। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।